अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है द मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर सेल। हमने कल जो है वो जनरल सेल के बारे में थोड़ा-सा हिस्ट्री पढ़ी थी कि सेल जो है वो किस तरह से डिस्कवर हुआ और सेल थ्योरी के हवाले से हमने कुछ डिटेल पढ़ी थी। और सेल थ्योरी जो है वो हमारे पास हम उसको अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। उसके उसके मुताबिक देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। उसमें हमारे पास आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वी हैव द न्यूक्लियस एंड वी हैव द साइटोप्लाज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बेसिकली हम जो इस पूरे चैप्टर में डिटेल पढ़ रहे हैं वो यूकैरियोटिक सेल की पढ़ रहे हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल प्लांट का हो या एनिमल का हो। तो सारे बेसिक कंपोनेंट्स को आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज़ यूजुअली द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। पौधे के सेल में हमने पढ़ा हुआ है कि इसके बाहर की तरफ एक और बाउंड्री मौजूद होती है जिसको आप वॉल कहते हैं, सेल वॉल। वॉल इसलिए वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है। केमिकल अगर कंपोजिशन की बात करें, अक्सर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दैट डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो उसमें वो कहता है कि सेल मेम्ब्रेन की जो केमिकल कंपोजिशन है वो दो चीज़ों से, दो मॉलिक्यूल से बनी हुई है, एक लिपिड है और एक प्रोटीन है। 60% कंपोजिशन जो है वो प्रोटीन की है और 20 to 40% तक लिपिड्स जो है मौजूद होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स की बड़ी मुख्तसर सी क्वांटिटी जो है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रही होती है, जो कि अभी हम अगली पिक्चर में देखेंगे भी। अब इसकी अरेंजमेंट क्या है, किस तरतीब में ये मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ होता है या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है, इसके हवाले से बहुत सारे मफरूज़े साइंटिस्ट ने कायम किए थे। जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल मेम्ब्रेन के हवाले से बताए जाते हैं वो 2 मेन मॉडल्स हैं। सबसे पहले जो द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था दैट वाज़ द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और उसके मुताबिक वो कहता है कि ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसने दिखाया हुआ है कि पर्पल लेयर पूरी की पूरी प्रोटीन की है, ऊपर भी और नीचे भी, और उसके दरमियान में जैसे एक सैंडविच के अंदर आप लेयर लगा लेते हैं, वैसे ही सैंडविच हुआ हुआ है उसके अंदर जो है ना आपका लिपिड की पूरी लेयर जो है उसके अंदर सैंडविच हुई हुई है। तो इनिशियली इस मॉडल को काफ़ी जो है ना एक्सेप्टेंस मिली थी और बड़ा पॉपुलैरिटी मिली थी, और उनका साइंटिस्ट का ख़्याल था कि शायद लिपिड और प्रोटीन इस तरीके से तरतीब पाए हुए होते हैं कि लिपिड जो है वो अंदर की तरफ और प्रोटीन जो है वो बाहर की तरफ तरतीब पाई हुई होती हैं और बिल्कुल सैंडविच हुआ हुआ होता है। लेकिन जब आप मेम्ब्रेन के काम के को डिटेल में स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर के जा रही हैं जो कि अगर प्रोटीन की एक लेयर जो है अगर सबसे बाहर मौजूद इस तरीके से मौजूद हो तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दोज मॉलिक्यूल टू एंटर इनटू द सेल। तो डेफ़िनेटली जो तरतीब है मॉलिक्यूल्स की वो कुछ और होती होगी जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स डिफरेंट तरह के जो हैं वो अंदर और बाहर आ पाते हैं। इस तरतीब के मुताबिक हर मॉलिक्यूल सेल के अंदर इस तरीके से नहीं जा सकता। बहुत सारे मॉलिक्यूल सेल के अंदर उस तरीके से नहीं जा सकते, क्योंकि वजह ये है कि प्रोटीन जो है वो हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है जी, सेल के बाहर भी जो है वो प्लाज़्मा सा होता है, सेल के अंदर भी प्लाज़्मा है और दोनों तरफ प्रोटीन है, तो ये बात तो समझ आती है। लेकिन उसके दरमियान में आप देख रहे हैं लिपिड है, जो कि हाइड्रोफोबिक है। हमने पढ़ा हुआ है सेल के अंदर पानी आराम से अंदर-बाहर जाता है। हाइड्रोफोबिक एरिया तो वो होता है जहाँ से पानी गुज़र ही नहीं सकता। तो एक छोटी-सी मिसाल दे रही हूँ कि अगर पानी सेल के अंदर और बाहर आसानी से जा सकता है, तो फिर इसका मतलब लिपिड इस तरीके से तरतीब नहीं पाए हुए होते। डेफ़िनिटली उसके लिए कोई तरतीब जो है वो फ़र्क ही होती होगी। ठीक है, लिहाजा इस मॉडल को जो है वो फ़ॉल्सिफ़ाई करार दे दिया गया और उसके बाद एक नया मॉडल आया दैट इज़ कॉल्ड एज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन जो है वो कोई रिजिड सख्त सा स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक फ्लूइड बेस्ड स्ट्रक्चर है। ऐसे ही है जैसे आपके पास एक समंदर है और समंदर में पानी और जगह-जगह उसके अंदर आइसबर्ग्स मौजूद हों, तो बिल्कुल इसी तरीके से वो कहता है लिपिड की एक पूरी लेयर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मौजूद है और उसके अंदर जगह-जगह जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है, जो 60% कंपोज़िशन रखती है, वो उसके अंदर आइसबर्ग्स की तरह एम्बेड हुई हुई है। ठीक है जी? तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो जो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, वो लिपिड क्रॉस करा देता है। जो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, वो प्रोटीन के अंदर से गुज़र जाते हैं। तो इस तरीके से इस मॉडल को काफ़ी एक्सेप्टेंस मिली और ये आज तक सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है, जिसके तहत जो पिक्चर है, वो यहाँ पे आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो ब्लू कलर की जो अरेंजमेंट है वो सारी आपके लिपिड बाइलेयर की है और उसके अंदर जगह-जगह धंसी हुई हैं आपकी प्रोटीन्स, जो उसने यहाँ पे पर्पल कलर की दिखाई हुई हैं। ये जो ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, असल में कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, जो
कुछ पॉइंट्स पे आपको लिपिड्स के साथ अटैच हुए हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स पे आपको पर्पल प्रोटीन के साथ अटैच हुए हुए नज़र आ रहे हैं। जब ये लिपिड के साथ अटैच हो जाते हैं, तो ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स के, कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स की अटैचमेंट है। और जब ये प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं, तो आप इनको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये आपको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स दिखाई दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और ये ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स जो आपको दिखाई दे रही है ना बच्चे, असल में आपके सेल का फेस बनाती हैं, चेहरा बनाती हैं, जिससे की बुनियाद पे आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं वो पहचाने जाते हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपके मेम्ब्रेन के अंदर अंदर येलो स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ द कोलेस्ट्रॉल, जो कि मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को बरकरार रखता है, उसको कोलैप्स नहीं होने देता। अंदर की तरफ आपको बारीक बारीक जो है वो येलो करके थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं, जो कि इसके सेल स्केलेटन के थ्रेड्स हैं, वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं, जो कि जिन्होंने सेल की जो शेप है उसको मेंटेन किया होता है। साइटोस्केलेटन का मतलब ही है ना कि सेल का स्केलेटन, जो कि, और स्केलेटन के बारे में हम सब जानते हैं कि वो सेल को वो बॉडी को जो है वो शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है ना? अच्छा जी, उसके बाद वो आपको बताता है कि जी मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन कराना है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की। कुछ मॉलिक्यूल्स को गुज़रने देती है, कुछ को नहीं गुज़रने देती। इसी बुनियाद पे आप इसकी एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा कैरेक्टर डिस्क्राइब करते हैं कि दैट इज़ differentially permeable या selectively permeable, कि that will select some molecules and then will allow that molecule to pass through it। तो इसी वजह से मेम्ब्रेन के इस कैरेक्टर की वजह से आप अपनी मेम्ब्रेन को selectively या differentially permeable मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वो तमाम सब्सटेंसेस जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वो तो आराम से इस ब्लू इनर कोर के अंदर से गुजर जाएंगे, क्योंकि लिपिड गुजरने देगा। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल नहीं होते, हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, तो दे हैव टू पास थ्रू। तो उनके लिए हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स जो हैं वो बिल्कुल गेट्स के तौर पे, दरवाज़ों के तौर पे काम करती हैं, वो खुल जाती हैं और चीज़ें जो हैं वो अंदर की तरफ पास आउट हो जाती हैं, पास इन हो जाती हैं, सॉरी। बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसमें गैसेज़ हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज़ है, ये सारे के सारे न्यूट्रल होने की वजह से ईज़िली क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है जी। बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है, यानी नेचुरली एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वो मॉलिक्यूल मूव करता है, उसको किसी किस्म की एड की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो कराई जा रही होती है, यानी अपने मॉलिक्यूल अपने लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाता है। और जब भी आप अगेंस्ट द नेचर मूव करते हैं, यू हैव टू अप्लाई एनर्जी, यानी आप जैसे आपके घरों में मिसाल हम लेते होते हैं कि आपके घरों में वाटर टैंक्स लगे होते हैं छतों के ऊपर, और आप नीचे से जो है वो जाके बिजली का स्विच ऑन करते हैं, आपकी मोटर चलती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है और पानी जो है वो नीचे से ऊपर की जानिब चढ़ता है। हालाँकि नेचुरली ऐसा नहीं होता, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की जानिब बहता है। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर की जानिब, यानी उसको नेचर के अगेंस्ट भेजना चाह रहे हैं, अगेंस्ट द विल ऑफ नेचर जाना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू अप्लाई एनर्जी। तो इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स का भी यही केस होता है कि जब आप उनको अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, यानी उनको ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाना चाह रहे हैं, सो यू हैव टू अप्लाई एनर्जी। और इस तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो नेचुरली या पैसिव नहीं होती, बल्कि उसको आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और उसके पीछे वजह यही है कि आपको उसके लिए एनर्जी या एटीपी की एड लेनी पड़ती है। फिर आपकी मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की इनलेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, और वो बड़े मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, जैसे फूड पार्टिकल आ रहा है सेल के अंदर, या कोई लिक्विड पार्टिकल सेल के अंदर आ रहा है। तो उसमें क्या हो रहा था कि मेम्ब्रेन ही अपना एक छोटा सा फोल्ड बनाती है, और उसके अंदर वो फूड वैक्यूल जो है उसको सराउंड कर लेती है फूड मॉलिक्यूल को, और एक फूड वैक्यूल बना देती है। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है जो सेल के अंदर आ रही होती है, उसको आप कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस बेटा जी 2 तरह की हो सकती है, एक होती है फेगोसाइटोसिस, जिसमें कोई बड़ा सॉलिड पार्टिकल जो है वो इंगल्फ किया जा रहा होता है, और दूसरी होती है पाइनोसाइटोसिस, जिसमें कोई लिक्विड पार्टिकल जो है उसको इनटेक कराया जा रहा होता है। इसी तरह से वेस्ट मटीरियल वगैरह जो है उनका सेल से बाहर निकालना होता है, या फिर डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स पैक 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 होके बाहर जानी होती हैं। तो उसके लिए भी इसी तरीके से मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ा-सा कट ऑफ होके एक छोटा-सा वैक्यूल सा बना के उसको सेल से बाहर निकाल देती हैं, और इसको आप एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, जो उसने यहाँ लिखा नहीं हुआ। इसके अलावा आपकी मेम्ब्रेन का एक बहुत अहम रोल है, जब आप न्यूरोनल मेम्ब्रेन की बात कर रहे होते हैं, तो वो आपकी मेम्ब्रेन क्या करवा रही होती है, वो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन करा रही होती है। यानी आप जो न्यूरॉन के ऊपर पढ़ते हैं कि न्यूरॉन टू न्यूरॉन आपकी मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन कह रही हूँ कि आपका जो मैसेज है वो जंप करता है, तो मेम्ब्रेन उस मैसेज को कन्वे करवा रही होती है, कंडक्ट करा रही होती है। उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ योर सेल कंपोनेंट्स, और उसमें आ जाती है सेल वॉल,
जो कि आपने सबसे पहली बात तो ये लिखनी है कि वेयर इट इज़ फाउंड, तो वो प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में नहीं मिलती। सेल वॉल प्लांट सेल में आपको मिलेगी और फिर वो कहता है कि इसके अलावा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का अगर हम डिफरेंस निकालें, तो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया में आपको जो है वो सेल वॉल मिलती है और यूकैरियोट्स में आपको पौधों में भी मिलती है और साथ ही साथ आपको फंगस में भी मिलती है। अब जो फंगस की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, उसकी केमिकल कंपोज़िशन फ़र्क होती है और जो प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल है, उसकी केमिकल कंपोज़िशन भी फ़र्क होती है। उसमें भी सेलुलोज़ नहीं होता बल्कि उसमें वो म्यूरिन की बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन्स मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के छोटे-छोटे जो हैं पेप्टाइड्स मौजूद होते हैं जो कि आपस में लिंक अप होके कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उसको आप म्यूरिन बोलते हैं। और प्लांट की जो सेल वॉल है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्युलोज़ जो कि असल में आपके ग्लूकोज़ का बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। थिकनेस के एतबार से हर सेल की जो सेल वॉल है उसकी मोटाई फ़र्क होती है। जो सेल जो है उन्होंने डिफरेंशिएट हो गए होते हैं उन्होंने अपनी डिवीज़न ऑफ लेबर ले ली होती है। वो मोटी दीवारों वाले होते हैं क्योंकि उन्होंने तक़सीम नहीं होना होता और वो सेल जो भी तक़सीम के मरहले से गुज़रे होते हैं उनकी दीवारें पतली होती हैं, बारीक होती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है। एक और बात यहाँ पे जो बताने वाली है वो ये है कि आपकी जो सेल वॉल होती है जो सबसे पहले सेल वॉल आपका प्रोटोप्लाज़्म से मुराद है न्यूक्लियोप्लाज़्म प्लस साइटोप्लाज़्म। यानी वो जो लिविंग मटीरियल है, जो लाइफ़ को सपोर्ट कर सकता है, उस प्लाज़्मा को आप क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज़्मा। तो प्रोटोप्लाज़्म जो सबसे पहली वॉल पौधे के इर्द-गिर्द बनाता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उस वॉल को आप कहते हैं प्राइमरी वॉल, सबसे पहले बनने वाली। उसके अंदर की जानिब, बाहर की जानिब नहीं बनेगी हमेशा, जब आपका वो सेल तक़सीम के मरहले से गुज़रा, तो सबसे पहली जो वॉल बनी दैट इज़ प्राइमरी सेल वॉल। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो डिफरेंशिएट हुआ, उसने पौधे के अंदर कोई अपना किरदार अदा करना है, तो अब वो क्या के बनाएगा एक और वॉल बना लेगा, अपनी दीवार को मोटा कर लेगा और अपनी दीवार को क्या कर लेगा मोटा कर लेगा, ठीक है जी? तो इस तरह से जब वो अपनी वॉल को जो है वो मोटा कर लेगा, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास जो है वो जो एक नई वॉल बनेगी उसके अंदर की जानिब उसको आप क्या कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। केमिकल कंपोज़िशन के एतबार से दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क है, वो हम अभी ज़िक्र करते हैं। इसके अलावा अगर आपने कभी एक आम घर में बनती हुई दीवार देखी हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि ईंटें होती हैं और ईंटों को आपस में आप सीमेंट की एक लेयर से जोड़ते हैं। तो मिडल लैमेला असल में एक इसको उसने वॉल के तौर पे डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन मिडल लैमेला असल में आप समझो कि एक ऐसा मटेरियल है जिसने आपके एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ रखा है। ऐसे ही जैसे आपकी दीवार के स्ट्रक्चर में एक ईंट को दूसरी ईंट से सीमेंट से जोड़ रखा होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उस पूरी दीवार को गिरा दो तो सिंपल अगर आप वहाँ से सीमेंट रिमूव कर दो, तो सीमेंट की वज़ह से ही वो सारी ईंटें या सेल आपस में जुड़े हुए हैं ना। तो मिडल लैमेला एक पैकिंग मटीरियल है जिसने हर सेल को आपस में जो है वो जोड़ रखा है। ठीक है? पेक्टिन से बनी हुई होती है और अगर आप पेक्टिनेज़ एंज़ाइम डाल दें तो वो सारा का सारा पेक्टिन को खा जाएगा और मिडल लैमेला एक डिसॉल्व हो जाएगी और आपका हर सेल अलहदा हो जाएगा, ठीक है? तो असल में सेल्स को आपस में एक-दूसरे के साथ बाँध के रखना, जोड़ के रखना, ग्लू लाइक जो काम करती है वो आपकी मिडल लैमेला करती है। सबसे पहले वही बनती है प्राइमरी वॉल बनती हैं और उसके बाद जो है वो उसके अंदर की जानिब जो है सेकेंडरी वॉल बनती है। अब उसने यहाँ पे केमिकल कंपोज़िशन लिखी हुई है कि प्राइमरी वॉल जो है वो सेलुलोज़ की बनी हुई होती है और इसके अलावा सेलुलोज़ के मॉलिक्यूल बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में क्रिस क्रॉस मैनर में जो है वो अरेंज हुए हुए होते हैं और सेकेंडरी वॉल जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन फ़र्क होती है वहाँ पर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, सिलिका है, वैक्सेस है, क्यूटिन है, लिग्निन है और फिर आखिर में वो सबसे आखिर में बताता है कि जी प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल बात करें तो वो सेलुलोज़ नहीं होती वहाँ पर आपके पास पेप्टिडोग्लाइकन होता है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ और फंगस की जो सेल वॉल होती है वहाँ पर काइटिन होता है। फिर उसके बाद वो आपको सेल वॉल के 2 लाइनों में जो है वो फंक्शंस बता रहा है। सेल वॉल जो है बहुत अहम होती है क्योंकि वो सेल को शेप देती है, उसको रिजिड बनाती है और एक बैरियर के तौर पे काम करती है ताकि उसके अंदर चीज़ें गुज़र सकें और ये एक और लाइन मैं यहाँ पे हमेशा ऐड कराती होती हूँ कि इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन या आप कहीं लिख लीजिएगा कि इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस किसी भी किस्म की ऑस्मोटिक लाइसिस से बचा रही होती है। जैसे एक अगर आप किसी डिस्टिल वाटर के अंदर अपना एनिमल का सेल रख दें तो उसके अंदर नेचुरली पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा और एक लेवल आएगा जब मेम्ब्रेन उस
पानी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो सेल फट जाएगा। उसके बरक्स जब आप पौधे के सेल को किसी डिस्टिल्ड वाटर में रखेंगे और उसके अंदर नेचुरली जब पानी आएगा, तो सेल वॉल उसको फटने नहीं देगी, ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है। तो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ये लाइन आप ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एंड दैट इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है वो आपके बारे में आपके पास वो कहता है कि जी लिविंग कंटेंट्स जो यूकेरियोटिक सेल के होते हैं उनको आप दे आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है वही आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, और साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर आपके सारे के सारे जो मेम्ब्रेन बॉर्डर्ड ऑर्गेनेलीज होते हैं वो पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस दैट इज कंटेनिंग वेराइटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, जो कि हम बचपन से यानी तकरीबन आप छठी सातवीं से तो पढ़ते आ रहे हैं। साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स होते हैं। एक उसका सॉल्युबल पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं साइटोसोल, और ये जो है वो ग्राउंड बेस बना रहा होता है साइटोप्लाज्म की। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो 90% वहाँ पे पानी मौजूद होता है, और इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन दैट इज़ कंटेनिंग द ऑल द मॉलिक्यूल्स जो कि रिक्वायर्ड है आपके सेल को ज़िंदा रखने के लिए। और साथ ही साथ जो है वो आपको कहता है कि जी वो जो आपका साइटोसोल है वो बेसिकली 2 उसमें मेजर पार्ट्स होते हैं। एक उसका सोल यानी नॉन विस्कस पार्ट होता है, और एक उसका जेल जेल यानी विस्कस पार्ट होता है। विस्कस पार्ट वो होगा बच्चे जहाँ पर उसके ऑर्गेनेलीज़ पाए जाते हैं, यानी वहाँ पे विस्कोसिटी बढ़ जाती है, थिक हो जाता है। और सॉल्युबल पार्ट वो होगा जहाँ पर आपको वाटर ज़्यादा मिलता है, और इसके अलावा जो आपके ग्लूकोज़ और दूसरे आयन्स जो हैं वो वहाँ पे सेल के अंदर जो है मौजूद होते हैं। तो जो थोड़ा-सा रिच सा होगा जहाँ पर वो एरिया जहाँ पर आपके पास आपके ऑर्गेनेलीज़ जो हैं वो तादाद में ज़्यादा मौजूद होते हैं, तो उस हिस्से में थोड़ी विस्कोसिटी जो है साइटोप्लाज्म की ज़्यादा होती है। तो उसको आप जेल लाइक पार्ट कहते हैं, और बाकी जो है वो आपके पास सॉल्युबल पार्ट होता है जहाँ पर वाटर की कंपोज़िशन ज़्यादा होती है। साइटोप्लाज्म के बहुत सारे काम हैं। सबसे अहम काम जो है वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस हो रही है, जो कि पहला स्टेप है ग्लूकोज़ को तुड़वाने के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस का, और उसमें आपको पता है अच्छे से कि एटीपी प्रोडक्शन हो रही होती है, जो कि सेल की ज़िंदगी के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है। आपके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेलीज़ हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हैं, न्यूक्लियस है, प्लास्टिड्स हैं, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है? और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर आपका साइटोप्लाज्म बना रही हैं, और वो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो आपकी ऑनलाइन क्लास है उसमें ही कोशिश करके ये चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।